कभी जापान, कभी इंडोनेशिया, कभी रशिया, कभी मेक्सिको। हमें कहीं न कहीं से हर रोज़ कभी अर्थक्वेक की, कभी वोल्केनिक इरप्शंस की, कभी सुनामीज़ की खबरें आती ही रहती हैं। ग्रेट चिलियन अर्थक्वेक मई 22, 1960 ये अभी तक का सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाला अर्थक्वेक था, जिसका मैग्नीट्यूड 9.5 था, जिसका असर इतना ज़्यादा था कि ना सिर्फ चिली में, बल्कि जापान, फिलीपींस, यहाँ तक कि न्यूज़ीलैंड तक में उसका असर देखने को मिला था, जिसकी वजह से 2 मिलियन पीपल्स वर लेफ्ट होमलेस। 1960 emerges as the most disastrous earthquake year of modern times. Even today, the images, the impact of that 1960 quake in Chile have the power to shock. लेकिन एग्जैक्टली अर्थक्वेक होता क्या है, जानते हैं आज की इस वीडियो में। अर्थ के ऊपर की लेयर यानी क्रस्ट कुछ बहुत बड़े-बड़े टुकड़ों से बनी है। इन टुकड़ों को टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट्स हमेशा हिलती रहती हैं और जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स एक-दूसरे के साथ टकराती हैं या फिर ये घिसती हैं, तो इनके अंदर एक एनर्जी फॉर्म होती है जो कि इनके अंदर स्टोर हो जाती है। जब ये एनर्जी बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है और अचानक से ये छूटने लगती है, उस टाइम पे अर्थ शेक करने लगती है और उसके बाद अर्थक्वेक आ जाता है। अर्थक्वेक की इंटेंसिटी नापने के लिए एक मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल है जो कि 1 से लेके 10 तक होता है। हर एक लेवल पे इसकी एनर्जी 32 गुना से ज़्यादा बढ़ जाती है। 2010 का हेती का भूकंप जिसमें 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गँवा दी। It's being called a catastrophe of major proportions. The Caribbean island nation of Haiti has been rocked by its biggest earthquake in more than 200 years. The 7.0 2011 का जापान में आया भूकंप जिसकी वजह से एक सुनामी ट्रिगर हो गई और न्यूक्लियर रिएक्टर में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। All across northern Japan, they felt it. A violent magnitude 9.0 earthquake on March 11th, 2011. 1923 ग्रेट कैंटो अर्थक्वेक जिसकी वजह से 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गँवा दी। जापान, चिली, रशिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको और नेपाल में अर्थक्वेक बहुत ही आम बातें हैं और इंडिया में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, दिल्ली, बिहार इन सब जगह पे अर्थक्वेक का खतरा हमेशा ही बना रहता है। आज इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली जापान की बात करने जा रहे हैं, क्योंकि जापान एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे हर साल हज़ारों अर्थक्वेक्स आते हैं, कई छोटे तो कई बहुत बड़े। जापान एक ऐसा कंट्री है जो अपनी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, डिसिप्लिन और कल्चर के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, लेकिन उनकी एक्चुअल फाइट तो नेचर के साथ है। जापान में हर साल हज़ारों अर्थक्वेक्स आते हैं, लेकिन इसके बावजूद, इतना सब कुछ झेलने के बावजूद आज भी जापान कैसे इतना ऊपर खड़ा है? जापान एक ऐसा कंट्री है जो रिंग ऑफ फायर के अंदर आता है, लेकिन ये रिंग ऑफ फायर है क्या? हमने अपनी जूनियर क्लासेस में ज़रूर पढ़ा होगा कि रिंग ऑफ फायर एक पैसिफिक ओशियन के आसपास का एरिया है जिसमें बहुत ज़्यादा टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो हमेशा टकराती रहती हैं। वहाँ पे सबसे ज़्यादा वोल्केनोज भी हैं। जापान कुछ इस तरीके से लोकेटेड है कि वहाँ पे टोटल 4 प्लेट टेक्टोनिक्स हैं जो हमेशा टकराते रहते हैं। पैसिफिक प्लेट, फिलिपियन सी प्लेट, यूरेशियन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। पानी की वजह से अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शंस, सुनामी ये सब जापान में बहुत ज़्यादा आम है। इतने डिस्ट्रक्शन के बाद भी जापान एक इकलौता ऐसा कंट्री है जो हमेशा इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए रेडी रहता है। लेकिन ऐसे क्या मेजर्स हैं जो वहाँ की गवर्नमेंट लेती है, जिसकी वजह से जापान आज भी इतना ऊपर खड़ा है और क्या हम उससे सीख सकते हैं? जापान में हर एक बिल्डिंग में शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं। हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को वहाँ पे ड्रिल्स कराई जाती हैं। हर घर में एक एक इमरजेंसी किट हमेशा रेडी रहता है और वहाँ के हर इंसान को हमेशा ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो इमरजेंसी सिचुएशन में चीज़ों को हैंडल कर सके। जापान में लगभग 111 एक्टिव वोल्केनोज हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा फेमस माउंट फूजी जो कि एक शांत लेकिन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस वोल्केनो है। लेकिन सबसे डेंजरस साकुराजिमा है जो हमेशा इरप्ट होते रहता है। वहाँ के साइंटिस्ट कंटिन्यूअसली वोल्केनोज को मॉनिटर करते हैं ताकि वो लोग इमरजेंसी सिचुएशन में लोगों को पहले से ही वार्निंग दे सकें और लोग इवैक्यूएट हो सकें। Perhaps help us better understand the power of earthquakes and tsunamis and prevent loss of life in the future.
जापान की तरह अगर किसी और कंट्री का नाम सबसे ऊपर आता है वोल्केनिक इरप्शन, सुनामी, अर्थक्वेक्स में, तो वो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में 400 से भी ज़्यादा एक्टिव वोल्केनोज़ हैं। इंडोनेशिया भी रिंग ऑफ फायर के अंदर ही आता है, जिसके बारे में हमने वीडियो में पहले सुना। इंडोनेशिया में भी वोल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक, सुनामीज़ ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। इंडोनेशिया में हर साल 100 से ज़्यादा भूकंप आते हैं, लेकिन वहाँ पे सबसे ज़्यादा मेजर जो चीज़ है, वो है वोल्केनिक इरप्शन। हमने रिसेंटली ही खबरों में सुना था एक वोल्केनिक इरप्शन के बारे में, आपने उसकी वीडियो ज़रूर देखी होगी। The footage reveals that rocks from this massive eruption are traveling upwards at over 100 meters. 2004 इंडियन ओशन सुनामी। इंडोनेशिया में एक बहुत बड़ा भूकंप आया जिसका मैग्नीट्यूड 9.1 था। उसकी वजह से उसके 30 मिनट बाद एक सुनामी ट्रिगर हो गई और उसकी वजह से 1.6 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई इंडोनेशिया में और 2.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई पूरी दुनिया में। That wave is a good 15-20 feet tall. Easy. ये अभी तक की सबसे डेडलीस्ट सुनामी थी। रिसेंटली ही रशिया में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया जिसका मैग्नीट्यूड 8.8 था। ये इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल था कि इसका इम्पैक्ट जापान तक आया और सबसे ज़्यादा जापान के होक्काइडो और नॉर्दर्न होन्शु में 60 सेंटीमीटर तक सुनामी वेव्स रिकॉर्ड की गई। इसके बाद जापान ने कोस्टल एरिया से लगभग 20 लाख लोगों को तुरंत इवैक्यूएट किया, ट्रांसपोर्ट बंद हुआ और न्यूक्लियर रिएक्टर्स को कंटिन्यूअसली मॉनिटर किया गया। थैंकफुली इस अर्थक्वेक में सिर्फ एक माइनर इंजरी हमें रिपोर्ट हुई है। इस पूरी वीडियो में हमने जापान के बारे में, जापान की गवर्नमेंट के बारे में और कैसे वो अर्थक्वेक से खुद को बचाते हैं और कैसे वो आज भी इतने ऊपर खड़े हैं, क्या वो मेजर्स लिए हैं, उस सब के बारे में हमने जाना। अब हम सीखेंगे कि हम क्या इम्प्लाई कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में और क्या हमारी गवर्नमेंट इम्प्लाई कर सकती है जिसकी वजह से हमें फ़ायदा हो। जापान में हर बिल्डिंग अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनती है, लेकिन इंडिया में क्या होता है, इंडिया में हर बिल्डिंग को बिना अर्थक्वेक रेजिस्टेंस के बनाया जाता है, स्पेशली रूरल एरियाज़ में। इसलिए जब भी कोई भूकंप आता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को ही होता है, स्पेशली रूरल एरियाज़ में तो बहुत बुरा हाल है। जापान में हर स्कूल में हर स्टूडेंट को ड्रिल्स कराई जाती हैं ताकि वो इमरजेंसी सिचुएशन में बच सके, ना कि सिर्फ अर्थक्वेक के लिए बल्कि हर एक इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। लेकिन इंडिया में क्या होता है, इंडिया में कोई ऐसी ड्रिल्स नहीं कराई जाती। हमें नहीं पता कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो हम क्या करेंगे, जिसकी वजह से एक पैनिक क्रिएट हो जाता है और लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और उसकी वजह से ज़्यादा लोगों की जानें जाती हैं। जापान के पास एक बेस्ट अर्ली वार्निंग सिस्टम है, लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में आज भी वो एक डेवलपमेंट स्टेज में है। आज भी उत्तराखंड, हिमाचल ऐसे एरियाज़ में तो ये पहुंचना नामुमकिन है। इसकी वजह से हमें रिसेंटली इतने सारे फ्लड्स देखने को मिले जिनकी कोई भी अर्ली वार्निंग नहीं दी गई थी और जिनमें लोगों के सारे घर के घर उजड़ गए। जिनके लोग रूल्स फॉलो करते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली चीज़ों को फॉलो करती है और वहाँ पे अगर कोई बिल्डिंग या कोई रोड या हाईवे को अगर अनसेफ डिक्लेयर करते हैं लोग, तो उसको तभी की तभी बंद कर दिया जाता है। लेकिन इंडिया में क्या होता है, करप्शन, लूप होल्स, और अगर किसी भी बिल्डिंग की कंप्लेन होती है तो उसको फेक सेफ्टी सर्टिफिकेट्स दे दिए जाते हैं और उसको फिर भी कंटिन्यूअसली यूज़ किया जाता है। जापान ने सिखाया कि भूकंप नेचुरल है लेकिन मौत और बर्बादी ऑप्शनल है। जापान ने सिखाया कि डेवलपमेंट डिसिप्लिन से चीज़ों को कंट्रोल करा जा सकता है। इंडिया को बस प्रे करते रहना नहीं बल्कि तैयार रहना सीखना होगा, क्योंकि भूकंप तो नेचुरल है लेकिन उसका रिएक्शन हम पे डिपेंड करता है और हमारी गवर्नमेंट पे। धन्यवाद। 6 occurred in Turkey. The earthquake affected 11 provinces.